आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मुज़ाकरात की ये जो कहानी इस वक्त हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सुन रहे हैं, ये कहानी कितनी पुरानी है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब कूद पड़ी है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए। और पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ सामने आया। और इसके साथ साथ राय साहब, दो इंटरव्यूज हैं। इन इंटरव्यूज के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किसका राब्ता है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये बड़ी तफसील के साथ बताया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इस शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर राय साहब, तारिक महमूद जहांगीरी की असली डिग्री पर असली मुदाखलत और फिर जाली प्रोपेगेंडा, ये किस तरह से किया गया और क्या इनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा या फिर उससे पहले ही इनको काम करने से रोक दिया जाएगा, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। क्योंकि राय साहब 40 बरस पहले का ये मामला है और हमारी एजेंसीज और हमारी जो कराची यूनिवर्सिटी है और इनका सिंडिकेट एकदम से कैसे जाग गया, इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ताकत का सरचश्मा अवाम, लेकिन सियासी जो चश्मा है वो मौलाना साहब और प्यासी हुकूमत है। और इस सियासत के चश्मे से क्या हुकूमत पानी भर पाएगी। तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान साहब को क्या मशवरा दिया है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे अपने सुनने वालों के लिए प्रोग्राम में। राय साहब, लेकिन जो सबसे अहम आज सवाल उठाया जा रहा है वो है मुज़ाकरात का। राय साहब, पिछले तकरीबन 36 घंटों के अंदर जब से राना सनाउल्लाह का ये बयान सामने आया कि महमूद खान अचकज़ई से उनके राब्ते हैं, और ये राब्ते आज के नहीं हैं बल्कि 2 माह पहले से ये राब्ते में आ चुके थे और दोनों तरफ से तबादला ख्याल किया गया। और दोनों जो शख्सियात हैं इन्होंने अपने अपने धड़ों का, यानी राना सनाउल्लाह बाऊजी क्या सोच रहे हैं और फिर इमरान खान ने जो इनको मैंडेट दिया, उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हुई। राय साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुतादिद दफ़ा ये कह चुकी है कि सानू जगह दस दो, पहुंच असी जावांगे, मुज़ाकरा शुरू करो। अच्छा, अभी तमाम बातें हो रही हैं, इरफान सदीकी एंड कंपनी, उन सब ने ये बातें कही। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंट्री, राय साहब, ये एंट्री जो है वो क्या हमें बता रही है? क्या ये लोग मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये मुल्क के अंदर जो अहम तैनातियां होने जा रही हैं उस पोजीशन में, यानी अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं कि कल को हमारे पास सियासी ऑप्शंस क्या होंगे और हमने किस तरफ जाना है और हम अपनी उस पोजीशन को किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने मकासद के लिए? आपको क्या लगता है ऐसा पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? और मैं आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि चैम्बर में असद कैसर और फिर बैरिस्टर गौहर जो है उनकी मुलाकात हुई है अयाज सादिक साहब से, वहां पे क्या माजरा हुआ। लेकिन ऐसा पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान देखें तो वो ये कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को और पाकिस्तान के इदारों को एक मेज पर बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर 2 नुकात बड़े अहम हैं। एक नुक्ता तो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि जाली तरीके से इलेक्शन जीत के आए, जाली मैंडेट पर इस वक्त उन्होंने जाली हुकूमत कायम कर रखी है, अगर इनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो उसके TORs क्या होंगे? अगर ये कहा जाए कि कोई TORs ना हो, यानी पहले से ये ना तय किया जाए कि मुज़ाकरात के लिए क्या शराइत होंगी, मुज़ाकरात किन अमूर पर होंगे, मुज़ाकरात का क्या टाइम फ्रेम होगा और वो TORs के ऊपर क्या गारंटीज होंगी, तो फिर इस कठपुतली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना असल में इसको एक फेस सेविंग देने के मुतरादिफ होगा, इसको कुछ वक्त देने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है। खुद तो ये गैर मकबूल थे ही, इनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। अदालतों के अंदर भी ISI के मुतल्लिक बहुत से सवालात जज साहिबान खड़े कर रहे हैं।
तो इस पूरी सिचुएशन में जब हर आने वाले दिन के साथ ये कठपुतली हुकूमत हर आने वाले दिन के साथ मजीद इस तारतन मैं कह रहा हूं कि ये अवामी सतह पर जिल्लत और रसवाई का शिकार हो रही है, हर आने वाले दिन में एस्टैब्लिशमेंट जो है उस पर तनकीद बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में पीटीआई को अगर बराए नाम मुज़ाकरात के लिए इंगेज कर लिया गया तो इसका मतलब यह है कि इनको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, ये कठपुतली हुकूमत को इनको थोड़ी सी फेस सेविंग मिल जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट को भी कुछ वक्त मिल जाएगा। अब मुज़ाकरात के लिए टीओआर क्या होने चाहिए? अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठती है तो उसके टीओआर मिसाल के तौर पर क्या हो सकते हैं? उसके टीओआर ये हो सकते हैं कि ठीक है, इकॉनमी को आगे चलाने के लिए, मुल्क में माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहला टीओआर ये है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने हैं इनके अंदर जो एक मूव किया गया कि रिटायर्ड जजेस ये इलेक्शन पटिशंस का फैसला करेंगे, ये रिटायर्ड जजेस नहीं करेंगे बल्कि असूली तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसके मुताबिक हाजिर सर्विस जज साहिबान की तैनाती होनी थी, ये तैनातियां वही रहेंगी और फिर वो जो इलेक्शन आपको का पता फैसला है आएगा। साहब, मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपको पता है कि पिछले 36 घंटों में लाहौर हाई कोर्ट में क्या गदर मचा है? उन्होंने मातहत अदलिया के बहुत सारे जजेस का तबादला कर दिया, जिन्होंने 9 मई के हवाले से फैसले दिए। सेशन जज, एक लिस्ट है लंबी राय साहब, और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से ये कहा जा रहा था कि देखिए जी बड़ी दमंग किस्म की चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, मैं आगे ये जिन्होंने काम क्या किया इस पे जाने से पहले, पाकिस्तान की 3 अदालतें राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी सहूलतकारी कर दी है। सरगोदा के जज को तब्दील कर दिया गया जिसने कहा कि मुदाखलत हो रही है। फिर वो जज रावलपिंडी का जिसने बुशरा बीबी के 12 मुकदमात में उन्हें बरी किया, उसको भी तब्दील कर दिया गया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट जाके आप रिपोर्ट करें। अच्छा, तासुर आपको, मुझे और पाकिस्तान की आवाम को ये मिल रहा था कि देखें जी बड़ी दबंग किस्म की चीफ जस्टिस आ गई हैं और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है भगा दिया है। जो खबरें बाहर आई कि भाई हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि अदलिया जहां पे 9 मई या दीगर मामला मातहत अदलिया में जो केसेस जब चल रहे हैं जाने हैं, वहां पर उखाड़ पिछाड़ जबरदस्त किस्म की गई और इस उखाड़ पिछाड़ में उन तमाम जजेस को निशाना बनाया गया है जो 9 मई के अंदर सबूत मांग रहे थे। राय साहब, उनको शायद ये मालूम था नीलम आलिया साहिबा को कि ये मामला मखसूस नशिस्तों की तरफ जा रहा है, वहां से कोई कानून साजी, कोई तरमीम, कोई ऐसे मामला हो जाएंगे, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी इस पंगे में पड़ने की? जहां पे मैंने काम डालना है मैं वहां डालूं। अब वो मातहत अदलिया को टारगेट किया गया है, तो सर ये भी अब ट्रिब्यूनल वाला मामला वो उसके साथ अटैच हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच के साथ, जिसमें नजरसानी की अपील और दीगर मामला होंगे। देखिए, एक तो जस्टिस नीलम के मुतल्लिक कम से कम मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी और कई वीलॉग्स में हमने बताया कि जस्टिस शहजाद मलिक को जस्टिस फायद ईसा, मरियम नवाज और एस्टैब्लिशमेंट के एक हकीर से एजेंट बन के एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। बाद में हमारी इसी स्टोरी को बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार ने इंडोर्स भी किया और ये बताया कि जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये तय कर लिया था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ये तैनात होंगे और अगर लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस तैनात होते तो मरियम नवाज की जाली वजारत आला, जो कि वो मैर शराफत से अपनी नशस्त हारी हुई हैं, ये उनकी जाली वजारत आला भी ख़त्म हो जाती और दूसरी जानिब जो वहाँ पे लूटी गई नशस्तें हैं पीटीआई की पंजाब में, वो सारी नशस्तें भी वापस आ जाती। तो इस सूरत हाल में मुझे कम से कम जस्टिस नीलम साहिबा से कभी भी कोई उम्मीद नहीं थी और इससे पहले इनके फैसले पीटीआई के मुतल्लिक और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरी है ऐसा, वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरी है, खरी उतरी है जी। जो मैं सोच रहा था उनके मुतल्लिक कि वो जिस किस्म के फैसले वहां से आएंगे वो बिल्कुल उन्हीं उम्मीदों पे, तवक्कुआत पे पूरी उतरी हैं। अच्छा, अब आ जाए वो जो टीओआर्स की हम बात कर रहे थे, तो टीओआर्स के अंदर एक चीज तो ये लिखी जा सकती है
कि ये फैसला गवर्नमेंट कर ले, इलेक्शन कमीशन, और ये कंसेंसस हो कि जो आपके ट्राइब्यूनल हैं इसमें हाजिर सर्विस जज साहिबान बैठेंगे। उसके बाद एक और जो TOR जो पोटेंशियल हो सकता है वो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो दोबारा जाली दोबारा गिनती जिसमें 23 हजार वोट जो हैं ये मुस्तरद किए गए हैं, और इसके ऊपर जो है एक फेयर दोबारा से, यानी जहां जहां PTI से नशिस्तें छीनी गई हैं इसके ऊपर ये मुस्तरद शुदा वोट जो है इसके ऊपर फेयर काउंटिंग हो, और इसके अंदर आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बैठे, और ये जो 23 हजार जाली वोट मुस्तरद करके सारे PTI के खाते में डाल दिए गए हैं, इसके ऊपर जो है ये एक TOR की एक शर्त ही हो सकती है। उसके बाद ये जो TOR हैं उसकी तीसरी शर्त ये हो सकती है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से PTI की जो पटिशन है या हुकूमत जो है ये एक दरखास्त करे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन जो है इसके लिए वफाक की जानिब से एक दरखास्त का जाना भी ज़रूरी होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर रद्द अमल देना पड़ता है। तो 9 मई के वाकयात पर एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाए और ये 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी करे। उसके बाद एक और TOR ये हो सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें तोशा खाना एक ही रेफरेंस में, यानी एक केस में 3 रेफरेंस बना दिए गए हैं, और इमरान खान साहब की एक केस में जब जमानत हो जाती है, बरियत हो जाती है, तो उस दिन इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बोगस केसेस को रोकने के लिए और PTI के वो रहनुमा और वो कारकुन जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, तो उनकी बरियत के लिए एक TOR जो है वो बनाया जाए, तब तो मुज़ाकरात का फायदा है। वरना नहीं, आपने कठपुतली हुकूमत की कोई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुज़ाकरात का तब फायदा होगा। ऐसा 3 चीजें हुई हैं, 3 मुज़ाकरात के जो ऑप्शन है वो खान साहब ने रखे। 47 फॉर्म की हुकूमत, मैंडेट वापस करो, लोगों को बरी करो, और 9 मई पे जुडिशल कमीशन। अब ये तीनों बातें शायद पूरी ना हो, लेकिन एक चीज इसके अंदर ऐसा भी हुई है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुज़ाकरात के बात के हवाले से उसे तरदीद की है, और वो ये कहते हैं कि हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है और हम अपने मौके पर कायम है जो आप बात कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी जमात स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात होती रहती है, और ये कहना कि हम शायद उनके पास गए, कोई मकसद के तहत गए, मुज़ाकरात के लिए गए, कोई चिट्ठी डाली, ऐसी भाईजान कोई गल नहीं हैगी। स्पीकर कौमी असम्बली है, हमारी पार्लिमानी अमूर हैं, हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, प्रोटेस्ट है, बाहर एहतजाज की बात है, तो हमारा ये इस्तेहकाक है स्पीकर के पास जाने का, तो इसे पॉलिटिकल आप ना बनाएं। हमने कभी की किसी मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा हमारा इरादा है। तहरीक इंसाफ के किसी वफ्द या रुकन ने अलग से स्पीकर के साथ कभी मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं की। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का भी कोई इरादा नहीं है। बैरिस्टर गौहर की ये बात राय साहब जब हम सुनते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करेगी, आप कमेटीज बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन आम आदमी जब ये सुनता है ना कि महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने मैंडेट दे दिया और वो बात करेंगे, और महमूद खान अचकजई खुद कहते हैं कि मेरी राना सनाउल्लाह से बात हुई, उन्होंने तस्दीक कर दी, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होती है। कन्फ्यूजन राय साहब ये है कि खान साहब महमूद खान अचकजई को कहते हैं कि आप बात करें, सियासी इनसे बात करें, और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। राय साहब एक और भी काम हुआ है, और वो रऊफ हसन साहब ने ये कहा कि ताकतवर लोगों से बात होगी। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है और उन्हीं से हम बात करेंगे, हम किसी और से बात नहीं करेंगे। और जो सबसे अहम बात उस इंटरव्यू में थी वो ये थी, वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से लोगों के जाती ताल्लुकात हैं और उन जाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर बात होगी, और ये फैसिलिटेट करेंगे, इन फ्यूचर भी फैसिलिटेशन होगी, और ये ताल्लुकात लोगों के काम आएंगे। जैसे 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के हवाले से ये ताल्लुकात काम आए, और आपके सामने है, अगर ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट और उनसे बात होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल जो बातें कर रहे हैं, साथ साथ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैनू की पता की हो रहा है, उनके ये कोट अनकोट अल्फाज थे, और मैं नहीं चाहता, पंजाबी में उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों, और मैं कौन सा कोई जोशी हूं जो मुझे पता हो कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। एहसन इकबाल ने तो 5 स्टार सहूलियात की बात की, और बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट लाइन है। आपको लगता ही है कि
जब तक मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू नहीं होंगे, और जब भी वो है वो किसी को पता नहीं चलेंगे, एकदम से पता लगेगा कि जनाब ये हो गया है, और जब हुकूमत की चीखें हम सुनेंगे, पीपल्स पार्टी की चीखें हम सुनेंगे, तो पता लगेगा कि मुज़ाकरात शुरू हो गए ना सब। बाकी ये आपको नहीं लगता कि ये सब ड्रामा है? इस ड्रामे को जो मर्जी नाम दें, इस ड्रामे को लिंगर ऑन करें, इसके 200 शोज आप कर दें, ये ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं होगा राय साहब। देखिए आशिफ साहब, एक तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कौन से ऐसे किरदार हैं जो कि एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं और किसकी तरफ इशारा किया गया है रऊफ़ हसन की जानिब से। इनमें सबसे मौसर जो किरदार हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, और ये राब्ते इस किस्म के नहीं हैं कि वो कोई तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की पीठ में कोई छुरा घोंप रहे हैं और उन्होंने कोई खुफिया राब्ते उस्तवार कर रखे हैं। चूँकि वो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं और केपी में साबिक फाटा भी जम है, जो कि रियासत पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास इलाका है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर केपी से कोई सुनामी तहरीक उठ गई, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मोमेंटम तो केपी में है, तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। इसी वजह से जो केपी से एक सुनामी इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा था, अगरचे पंजाब से भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए, इस्लामाबाद से भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, लेकिन जो केपी से सुनामी इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा था, इसके मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट को और इस कठपुतली हुकूमत को पता था कि इसको रोकना नामुमकिन है। इसलिए पीटीआई के अंदर वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पुल का किरदार अदा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ राब्ते उस्तवार रखे हुए थे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की, जिनमें अली अमीन गंडापुर सर फहरिस्त हैं, और उनकी एक वीडियो मैर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम से भी आई, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आपसे किसने दरख्वास्त की थी कि इमरान खान साहब से रब्ता करें और ये जलसा इस्लामाबाद 22 अगस्त वाला मुलतवी करवाएं। तो अली अमीन गंडापुर ने 1 मिनट भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये जो रिक्वेस्ट थी ये इस्टेब्लिशमेंट ने की थी, और मुझे कहा गया था कि आपका फ़ोन मिला देते हैं फौरी तौर पर इमरान खान साहब से। तो इससे 2 चीज़ें साबित हो गई कि पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इनके ज़रिए हम इमरान खान साहब से रब्ता कर सकते हैं या इस तरह की सिचुएशन में कोई रिक्वेस्ट खान साहब को पहुंचा सकते हैं। दूसरा, ये भी साबित हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, इस बात पर कायल है कि इमरान खान साहब और पीटीआई की इतनी पॉपुलैरिटी है कि एक अगर मौसर कॉल आ गई इमरान खान साहब तक, पूरी मालूमात पहुंच जाएं कि पीटीआई का टेम्पो क्या है, तो इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी और इदारा इस सुनामी को रोक नहीं पाएगा। अब जो बात है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात जब पीटीआई करती है, तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके जो पिट्ठू सहाफ़ी हैं ये तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हैं और ये कहते हैं कि देखें, ये आज भी ये कहते हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे। तो उसके अंदर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि क्या आप सोच सकते हैं कि शहबाज शरीफ की इतनी जुर्रत हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें और अपने इंडिविजुअल लेवल पर इन मुज़ाकरात का कोई फैसला करें या कोई यकीन दहानी करवाएं या कोई टीओआर बनाएं। यानी शहबाज शरीफ जो कि दोनों हाथों से बूट पॉलिश करते हैं, एक हाथ से भी नहीं दोनों हाथों से, और अभी एक उनकी तकरीर भी वायरल है इस्टेब्लिशमेंट फौजी क़यादत के हवाले से, जिसमें वो ये कहते कहते रुक गए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की वजह से हूँ। ये कहते कहते रुक गए। वो भी क्या मंजर था, वो भी क्या मंजर था ऐसा जी, वो वीडियो भी वायरल हुई है। तो इसलिए जब इनको पता है, पीटीआई को भी और पूरे पाकिस्तान को, कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के मैनेज करदा इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार में है और इनकी 2 नशिस्तें हैं, तो एक ऐसी जमात जिसकी 220 नशिस्तें हैं असल में कौमी असम्बली में, वो 2 नशिस्तों वाली नून लीग के साथ मुज़ाकरात कैसे करे और क्यों करे। अच्छा, एक और बात भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। रऊफ हसन ने ना वॉइस ऑफ अमेरिका को ये भी कहा था, और ये आपकी बात से जुड़ी हुई है, कि महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, सियासी जमातों से नतीजा निकले तो महमूद अचकज़ई फौज से बात कर सकते हैं। अब ये भी बात जो है राय साहब हो रही है, और फिर 8 सितंबर के जलसे के हवाले से भी उन्होंने कह दिया है कि आप हमें रोके, सुनामी आए, तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी आए,
और लेकिन हम अब ये जलसा आपको करके दिखाएंगे। दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब महमूद अचकजई लोगों से बात करेंगे एंड देन सियासी जमातें अगर ऑन बोर्ड आ जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। ऐसा आपको लगता है कि हमें ये मामलात अगले साल नवंबर अक्टूबर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगले नवंबर से पहले इस साल अक्टूबर और नवंबर में भी ये पूरी जो गेम है इसके अंदर एक फैसला कुन ट्विस्ट या एक वाजे ट्विस्ट जो है ये आ सकता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह अब वो रहेंगे 1 महीने से ज़ायद अरसा अमेरिका में, तकरीबन 1 माह या 15-18 दिन तो कम से कम उनका विजिट है। एक लीगल सेमिनार में उन्होंने शिरकत करनी है और मिड अक्टूबर में जाके जस्टिस फायज ईसा का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और जस्टिस फायज ईसा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन की उम्मीद जो है और ये तौक़ुआत ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा जो नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त फौरी तौर पर सुनना चाहते थे, वो उस 3 रुकनी कमेटी ने, यानी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी जो बेंच तश्कील देती है जिसमें जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, उन्होंने वो बेंच तश्कील नहीं दिया फौरी तौर पर। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायज ईसा की जो एक्सटेंशन है इस वजह से भी और एक हसास मामले पर उनके फैसले की वजह से भी ये खटाई में पड़ गई है। तो एक तो मिड अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उस वक्त ये वाजे होना शुरू होगा पहले 15 दिन के अंदर कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई गारंटीज ले ली गई हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से जो चैम्बर में कुछ मुलाकातें हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं, तो उनसे पीटीआई के केसेस के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस के मुतल्लिक क्या कुछ गारंटीज ले ली गई हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद आज़ादाना फैसले करेंगे और मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे। एक तो ये अक्टूबर 15 से लेके आप ये कह लें कि नवंबर 15 तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर जो नवंबर है ये भी एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। इसको एक्सप्लेन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं 30 सेकंड में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि नवंबर में कोई भी आर्मी चीफ जिसकी मुद्दत मुलाजमत 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर एक एक्सटेंशन का शोर मचता है कि वो आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन लेना चाहें, कोई भी आर्मी चीफ, तो उनकी कोशिश होती है कि हुकूमत से गारंटी ले ली जाए कि एक्सटेंशन मुझे देनी है या नहीं देनी है। और अगर उनको वाज़ेह गारंटी ना मिल रही हो तो फिर आर्मी चीफ की पॉलिसी में एक शिफ्ट आता है और फिर हमने देखा है कि ऑपोजिशन के धरने, लॉन्ग मार्च वगैरह भी शुरू हो जाते हैं और बड़े मौसर किस्म के लॉन्ग मार्च और धरने, यानी बाजवा साहब कहें कि मेरे नाल मुक लो और कोई ना मुके तो फिर जी। और इसी तरह अगर एक्सटेंशन के लिए यकीन दहानी कोई आर्मी चीफ हासिल कर लें तो जो सीनियर कोर कमांडर हैं जो पोटेंशली आर्मी चीफ बन सकते हैं, तो एक एंग्जाइटी ज़ाहिर है, वो भी एक पाकिस्तान की तारीख है कि वो एक एंग्जाइटी होती है और फिर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि जी फलां सीनियर के कहने पर या फौज के एक हिस्से के कहने पर फलां जमात ने धरना दे दिया या लॉन्ग मार्च कर दिया या जलसे जुलूस कर दिए। जैसे फजलुर रहमान जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त इस्लामाबाद में एक धरना लेके आगे थे और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन फंस गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसलिए ये नवंबर भी बड़ा एक डिसाइसिव फैक्टर है जो कि पूरे खेल को तब्दील कर सकता है किसी भी तरफ। तो इसलिए जो टाइमिंग है इस जलसे की सितंबर वाली, और अगर एक कॉल दी गई, अगेन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक कॉल अगर आ जाए अडियाला जेल पर धरने की, तो आप देखेंगे कि ये जो एक लंबा प्रोसेस होगा मुज़ाकरात का, कि मुज़ाकरात करें जिसमें से कुछ नहीं निकलेगा इस कठपुतली हुकूमत के साथ, लेकिन अगर एक कॉल अडियाला जेल पर धरने की आ जाए तो पहली कॉल के अंदर एक पुरम मुनज़्ज़म धरना आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ये कठपुतली हुकूमत और इसी तरह ये इस्टेब्लिशमेंट, इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, TORs भी बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खान साहब तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंचे कि पीटीआई के सुनामी का टेम्पो क्या है। लोग खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। केपी से कितना बड़ा सुनामी पहले आ रहा था, पंजाब से कितने लोग आ जाएंगे, और सिर्फ 12-15 हज़ार लोगों का धरना भी अडियाला जेल, चूंकि मैं इस्लामाबाद में ही 23-24 साल से सहाफ़त कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि अडियाला जेल के बाहर 12-15 हज़ार लोगों का जो धरना है
ये मुकम्मल तौर पर मजबूर कर देगा इस हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएं। और जो पीटीआई की स्ट्रेंथ है, ये तो लाखों लोग लेके जा सकते हैं अडियाला जेल के अतराफ। तो इसलिए डिसाइसिव फैक्टर ये है कि पीटीआई को एक डिसाइसिव कॉल देनी पड़ेगी। मीनवाइल अक्टूबर और नवंबर के जिन वाकयात का हमने जिक्र किया, इनको जेहन में रखते हुए वाइजली एक जो है वो अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। राय साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ये मामला है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का शुमार पाकिस्तान की अदलिया के उन जजेस में से होता है जिन्होंने मुदाखलत को ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि इस वक्त ये मुदाखलत की हिट लिस्ट पे हैं। और इनके हवाले से बहुत सारे लोगों ने क्लेम भी किया कि कैमरे लगाए गए, इनको रोका गया, इनको डराया धमकाया गया, पैगामात भेजे गए, लेकिन मामला इनके पास 3 इस्लामाबाद की नशिस्तों का भी है। 45 फॉर्म इन्होंने मांगे, उसके बाद से नून लीग भी इलेक्शन कमीशन चली गई कि हमें इन पे एतबार नहीं है, आप इनको बदलें। और फिर ये वही जज हैं जिन्होंने 180 दिन की बात की थी कि मैं फैसला करूंगा और मुझे फोरेंसिक भी करवाना पड़ा तो हम ये मामले को बाहर भेजेंगे। राजा साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन 6 जजेस में से एक जज थे जिन्होंने खत लिखने वाला जो ग्रुप था, जो मुदाखलत और जिस तरह से टेरन वाइट केस वाला मामला है, वो भी आपको याद होगा कि आमिर फारूक साहब के साथ 3 रुकनी लार्जर बेंच में जो केस था कागजात नामजदगी में छुपाने वाला, इस पर पहली समात में ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। और अब पता ही चल रहा है साहब कि इनके गिर्द घेरा कैसे तंग किया जा रहा है। एक डॉक्टर रियाज है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, और उन्हें राय साहब कल ठीक 26 घंटे पहले 30 घंटे पहले उठा लिया गया। और पता ही चला कि क्योंकि जिस कमेटी ने ये मामला इनकी डिग्री का देखना था, उस कमेटी के वो मेंबर थे और इन्होंने पहले ही सवाल उठाया था कि आप हाई कोर्ट के एक जज को किस तरह से उसकी डिग्री को जो है वो मुस्तरद कर सकते हैं, और आपको कम से कम उन्हें बुलाकर पूछना चाहिए, उनसे सवाल करें और फिर उसके बाद ये फैसला करें। लेकिन जब कुछ लोगों को ये एहसास हुआ कि ये बात नहीं बनेगी, तो इन्हें राय साहब जब कमेटी ने फैसला करना था, इनको गायब कर दिया गया और उस वक्त तक गायब रखा गया जब तक कमेटी का फैसला आ नहीं गया। अब कमेटी ने इनकी एक तो डिग्री जो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, इसे कैंसिल कर दिया है और अब ये मामला किस तरफ जाएगा ये देखना होगा। सब बारिश का एक कतरा साबित हुए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस मुदाखलत और घुटन के माहौल के अंदर। और फिर इसी माहौल के अंदर एक और बारिश का जो कतरा हमने देखा वो डॉक्टर रियाज हैं, जिन्होंने मुदाखलत के खिलाफ आवाज बुलंद की। इनकी मिसेस के ट्वीट्स आए, फिर इनके अपने वीडियो पैगाम भी आ गए कि इन्हें क्यों रोका गया था, और इन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का नाम लेकर कहा कि एक जज का मामला है जिसके ऊपर हमें जो है उठाया गया, 4 घंटे तक कराची की सड़कों पर घुमाया जाता रहा, और ये तमाम बातें उन्होंने की। राय साहब, जो सवाल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से 5 चीजें, इनका कसूर क्या है? 6 जजेस में शामिल हुए, खत लिखा, क्या इनका ये कसूर है? फिर इन्होंने जो 3 हल्के खोल ले, मतलब जिसमें ये जज हैं और जिस तरह के इनके रिमार्क्स है और जो इन्होंने हुक्म दिए, क्या ये इनका कसूर है? फिर 3 जो खान साहब का टेरिन वाइट वाला केस है उसमें फैसला दिया, क्या ये इनका कसूर है? या फिर 190 मिलियन पाउंड केस में जो जमानत मंजूर की, क्या ये इनका कसूर है? क्योंकि राय साहब, हैरानगी की बात यह है कि 40 बरस हो गए। आपको पता है ना कि जब भी कोई जज पाकिस्तान के अंदर उसकी तैनाती का मामला आता है तो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट्स देती हैं। तो राय साहब, 40 साल पहले क्या हमारी एजेंसी सोई हुई थी? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि एक जज की डिग्री जाली है? क्या किसी लेवल के ऊपर कोई स्क्रूटनी नहीं की गई जजेस की डिग्रीज के हवाले से कि कोई चेक करवा ले कि ये डिग्री असली है, नकली है, क्या है? राय साहब, डिग्री को आप जाली जरूर कहें लेकिन हौसले असली हैं। डिग्री जिसको आप जाली बार बार कह रहे हैं और जो मुदाखलत उसके ऊपर हो रही है वो असली है, लेकिन डिग्री को जाली कहकर क्या असली मुदाखलत को छुपाया जा सकता है? ये राय साहब एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर रियासत और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस राय साहब? देखिए आशिफ साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने तो 40 साल पुरानी बात की, जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने तो जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जज तैनात होता है, जैसे कि जस्टिस बाबर सत्तार जब तैनात हुए, तो इनका मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो अपना फीडबैक देती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के मुतल्लिक भी एक फीडबैक दिया गया था। इसी तरह जस्टिस तारिक जहांगीरी के मुतल्लिक भी जो फौज की एजेंसीज हैं वो भी अपना फीडबैक देती हैं, और अगर वो फीडबैक इंतहाई नेगेटिव हो तो उसके बाद वो तैनाती होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से एक आपका मेरिट ये भी बना हुआ है कि फ़ौज की एक एजेंसी से क्लियरेंस जो है एक गैर रस्मी, वो लेना किसी भी जज के लिए उसकी तैनाती के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री के ऊपर उस वक्त तक कोई सवाल नहीं उठा जब तक जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ बोगस केसेस में 1 साल के बाद 1% सिर्फ इंसाफ देने की कोशिश की, और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो कि वाज़े तौर पर पतन की रिपोर्ट के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ ने 50-50 हज़ार की लीड से जीती हुई थी, इसके अंदर उन्होंने मेरिट के ऊपर कुछ ऑर्डर्स जारी किए और ये खतरा हो गया कि ये तीनों नशिस्तें पीटीआई को वापस चली जाएंगी। उसके बाद अगर उनकी सिर्फ डिग्री का मामला था तो उनके भाई को अमेरिका में अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को कहें कि ये इलेक्शन जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद में पीटीआई की, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें वरना उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो अगर जस्टिस तारिक जहांगीरी गिल्टी होते, अगर उनको कोई डर खौफ होता, तो वो ये पैगाम दे देते बिटवीन द लाइंस कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब उसके बाद ये जो अगवा किया गया कमेटी के एक मेंबर को, इससे भी ये साबित होता है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ अगर कोई एविडेंस मौजूद था तो फिर इनको अगवा करने की जरूरत ना पड़ती। इनको अगवा करके जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस जो है, जो पहले ही मजबूत था, उसको मजीद मजबूत कर दिया गया। क्योंकि जब आप इस तरह के अगवा करते हैं, ये खबर छुपी तो नहीं रहती, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे आलमी मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट्स की हैं, तो सबको पता चल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्क्रिप्ट राइटर जो है उनको कान पकड़वाने चाहिए, वो बड़े कमजोर हैं स्क्रिप्ट राइटर। तो अब इस सूरत हाल में जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ ये साबित हो गया कि कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं था, तभी कमेटी के जो एक सबसे फाल और मौसर मेंबर हो सकते थे, उनको फैसले से पहले और फैसला होने तक अगवा रखा गया। तो इससे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें हमने देखा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने भी यहाँ तक कह दिया कि मैं अब चैम्बर में अपनी डिग्री आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं कोई ऐसा फैसला करूंगा जो हुकूमत के लिए नापसंदीदा होगा तो मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू कर देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कैंपेन शुरू की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान के खिलाफ कैंपेन शुरू की गई। तो आप किस किस जज के खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे, किस किस को अगवा करेंगे? ना तो 25 करोड़ लोगों को अगवा करके सड़कों पर घुमाया जा सकता है, ना ये मुमकिन है कि आप पाकिस्तान की तमाम अदालतों के तमाम जजेस को उनके खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दें। और सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये शरीफ खानदान इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, जिसने सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट से अपनी पहचान बनाई है अदालती फैसलों की रोशनी में और इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में। और फिर पिछले 2 साल का जो तजर्बा कोलैप्स हो गया है कि हमारी इकॉनमी भी कोलैप्स हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट से सवालात हो रहे हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, सफारती सतह पर हम तनहा हो गए हैं, दहशतगर्दी की इतनी लीथल वेव है जो कि पिछले 22 साल के दौरान पाकिस्तान में नहीं आई। बलोचिस्तान में लोगों को बसों से उतार उतार के मारा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में इसी कठपुतली हुकूमत को सिर्फ मुसल्लत रखने के लिए अगर इतने इंतहाई इकदामात मजीद किए जाएंगे तो इस कठपुतली हुकूमत का तो कुछ नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो अगवा की कहानी और ख़बर हमने सुनाई, इसके ऊपर तनकीद किस पर हो रही है? क्या शहबाज शरीफ पर तनकीद हो रही है? यानी बेनिफिशरी तो नून लीग है ना, जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों की बेनिफिशरी है वो नून लीग है, लेकिन तनकीद किस पर हो रही है? तनकीद हो रही है एस्टैब्लिशमेंट पर। कोई ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ ने अगवा करवा लिया, सारे ये कहते हैं कि एजेंसीज ने उनको अगवा किया, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको अगवा करवाया। तो तनकीद एस्टैब्लिशमेंट पर होती है और बेनिफिशरी नून लीग है,
और अगर ये हुकूमत परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही हो, जो 5.97% ग्रोथ रेट को ये 7% पर ले गए होते, तो फिर तो कहा जाता कि चलें कुछ गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं जो कि उस सूरत में भी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चले इकॉनमी आगे जा रही है, मुल्क एक्सेल कर रहा है, इकॉनमी भी कोलैप्स हो गई, लोग भी सवालात उठा रहे हैं। हमेशा फौज को और अवाम को एक पेज पर रहना चाहिए, कोई पाकिस्तानी अपनी फौज के मुतल्लिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब इस किस्म के इकदाम होंगे तो फिर यही लगेगा कि ये एक करप्ट टोले को मुसल्लत रखने के लिए 25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात, उनके आईनी हक, उनके इंसानी हकूक को रोंदा जा रहा है और कुचला जा रहा है, और उसका नतीजा जाहिर है कि मुल्क के लिए, अवाम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, और शरीफ खानदान जो है वो इक़्तिदार के मजे लूटता रहेगा, और जब उनका इक़्तिदार खत्म होगा तो वो अपने आबाई वतन लंदन फरार हो जाएंगे।